आज अपन अध्ययन करेंगे स्पान ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण की सीमा। एक व्यक्ति, एक उच्च अधिकारी, एक मैनेजर, एक प्रशासक, एक अधिकारी अपने अंतर्गत कितने अधिकारियों, कर्मचारियों, कार्मिकों का ठीक ढंग से देख रेख, नियंत्रण, कार्य सौंपने का काम, कार्य की देख रेख कर सकता है, साधारण भाषा में नियंत्रण की सीमा कहेंगे, यानी स्पान ऑफ कंट्रोल। स्पान ऑफ कंट्रोल से हमारा तात्पर्य है कि एक व्यक्ति की वह क्षमता, वह कार्य योग्यता कि वह कितने व्यक्तियों को अपने अंतर्गत निष्ठापूर्वक कार्यकुशलता, गुणवत्ता एवं कार्यों की मात्रात्मक निष्पत्ति की उच्च स्थिति को बखूबी रूप से करने के लिए कितनी क्षमता रखता है, कितनी योग्यता रखता है, उसी को कहेंगे स्पान ऑफ कंट्रोल। यानी समय की शक्ति एवं ज्ञान की सीमाओं के कारण समय का अभाव होता है और व्यक्ति के ज्ञान की जो लिमिटेशंस है उसके कारण एक प्रबंध अपने असीमित रूप से कर्मचारियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता। यानी अनलिमिटेड लोगों पर नियंत्रण रखना, देख रेख रखना, एक व्यक्ति उनके समय की सीमा होती है और उनके नॉलेज या क्षमता की कमी की वजह से, क्षमता की एक लिमिटेशंस की वजह से वह बहुत सारे असीमित लोगों की संख्या पर नियंत्रण नहीं रख सकता। यानी नियंत्रण की सीमा से आशय एक अधीनस्थ कर्मचारियों की उस संख्या से है जिस पर उच्च अधिकारी की प्रभावशील नियंत्रण रख सकता है। यानी अधीनस्थ कर्मचारियों की वह संख्या जिस पर एक उच्चाधिकारी प्रभावशील इफेक्टिव रूप से कंट्रोल कर सके, यही नियंत्रण की सीमा है। यानी स्पान ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण की सीमा से मतलब है अधीनस्थों की संख्या जिसको एक व्यक्ति अपने अंतर्गत नियंत्रण देख रेख कर सकता हो। नियंत्रण की सीमा का माप क्या होना चाहिए या उसका मापदंड क्या हो सकता है, संख्या क्या हो सकती है, उस मामले में एक मत नहीं है। यानी इसके लिए अलग अलग विचारकों के अलग अलग मत है, परंतु जितना छोटा होगा यानी स्पान ऑफ कंट्रोल एक व्यक्ति के अंतर्गत जितने अधीनस्थों की संख्या कम होगी इतना ही प्रभावशाली तरीके से काम होगा। जैसे एक कलेक्टर के नीचे 10 या 20 लोग होते हैं तो प्रभावशाली रूप से काम करेगा। एक मैनेजर के अंतर्गत 10 सुपरवाइजर है तो ठीक ढंग से काम या देख रेख करेगा। उसकी जगह यदि 100 सुपरवाइजर लगे हैं तो उसको इतना समय भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं दे पाएगा और इसका प्रभावशाली नियंत्रण नहीं होगा। साथ ही इसके लिए एक व्यक्ति की अपने अधीनस्थों की या कार्मिकों की जो संख्या है उसके निर्धारण के लिए यानी प्रभावशाली तरीके से करने के लिए बहुत कुछ तत्वों पर निर्भर करता है। वो क्या है? कार्य की प्रकृति। यानी कार्य यदि सरल है, कार्य का स्टैंडर्ड ऑलरेडी मापदंड है, कार्य स्थायी है और नियमित रूप से किए जाने वाला कार्य है तो ज़्यादा संख्या में भी प्रभावशाली तरीके से किया जा सकता है। कार्य कठिन है, उसका प्रमाणीकरण किया हुआ नहीं है, ये मानक रूप से कार्य नहीं है, कार्यों का कोई मानक नहीं है, अस्थायी भी है और रोज़ नए काम हैं तो उसके लिए कम कार्मिकों की संख्या को ही प्रभावशाली देख पाएगी। यानी कार्य की प्रकृति पर निर्भर करता है अधीनस्थों की संख्या। यानी नियंत्रण की सीमा है जो कार्य की प्रकृति पर, कार्य के समय पर, संबंध बनाने में लगने वाला समय यदि पुराना रूटीन में है, कई सालों से एक ही टाइप का काम अधीनस्थ और उच्च अधिकारी के बीच में किया जाता है तो वह काम अधीनस्थों की देख रेख में लगातार समय नहीं देना पड़ेगा और खुद ही वो पारंगत हो जाएंगे और विश्वास भी हो जाएगा, निष्ठा भी हो जाएगी। तो समय यदि पुराना संबंध है, लॉन्ग टाइम का है, दीर्घकालीन यदि कोई संगठन है तो उसमें कार्मिकों की संख्या को यानी अपने स्पान ऑफ कंट्रोल नियंत्रण की सीमा में कार्मिकों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है।
स्थान की जहाँ तक बात है, भौगोलिक स्थितियों में यदि दूरियाँ कम हैं तो प्रभावशाली नियंत्रण होगा। संख्या ज़्यादा कार्मिकों की संख्या स्पान ऑफ कंट्रोल बढ़ाया जा सकता है, परंतु भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग है तो संख्या वो बढ़ाना संभव नहीं है, प्रभावशाली नहीं रहेगा। व्यक्तित्व या दोनों साइड से, यानी एक कुशल नेता, एक उच्च अधिकारी या नेतृत्व प्रदान करने वाला या कार्य सौंपने वाला या कार्य देख रेख करने वाला उच्च अधिकारी की स्वयं की जो कुशलता है, उसकी योग्यता है, उसकी भावना है, और अधीनस्थ की व्यक्तित्व या दोनों है, अधीनस्थों की का व्यक्तित्व कैसा है और उच्च अधिकारी काम सौंपने वाले का व्यक्तित्व कैसा है, इन दोनों पे निर्भर करता है, यानी नियंत्रण की सीमा। तो नियंत्रण की सीमा को प्रभावित करने वाले जो तत्व है, नियंत्रण की सीमा को प्रभावित करने वाले कार्य की प्रकृति, समय, स्थान और व्यक्तित्व। केवल संख्या पर ध्यान नहीं देकर विभिन्न संबंधों एवं घटनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए, यानी केवल स्पान ऑफ कंट्रोल में अधीनस्थों की संख्या पर ध्यान नहीं दिया जा सकता, केवल संख्या को ध्यान देना महत्वपूर्ण नहीं होगा। अधीनस्थों की यानी स्पान ऑफ कंट्रोल में उस काम के संगठन की स्थिति क्या है, कार्य की प्रकृति क्या है, समय सीमा क्या है, और स्थान भौगोलिक स्थिति क्या है, और व्यक्तित्व यानी उच्च अधिकारी का स्वयं का, नेतृत्व का, और अधीनस्थों की व्यक्तित्व, उसकी कुशलता, योग्यता और उनके समूह भावना, यानी उच्च अधिकारी के प्रति उनके काम में निष्ठा कितनी है, ये सारे तत्व निर्भर करते हैं स्पान ऑफ कंट्रोल में। अब स्पान ऑफ कंट्रोल यानी इसको दूसरे शब्दों में ध्यान का क्षेत्र बंटना भी कहते हैं, यानी जिसमें ग्रेकुनास जो है वी ग्रेकुनास ने इसको उच्च और अधीनस्थों के बीच जो संबंध है उनको अलग अलग एक फार्मूले के अंतर्गत बताया है। इस द्वारा विस्तार का क्षेत्र यानी द्वारा वर्णित ध्यान के क्षेत्र के विस्तार के क्षेत्र को स्पान ऑफ अटेंशन भी कहा है, यानी उच्च अधिकारी द्वारा अपना ध्यान कितनी सीमाओं के अंतर्गत बांटा जा सकता है, कितने दायरे में बांटा जा सकता है, यानी नियंत्रण की सीमा क्या है या स्पान ऑफ अटेंशन भी कहा जा सकता है। सिद्धांत से संबंधित अवधारणाओं में प्रत्यक्ष एक उनके अधीनस्थों में मतलब उनके उसके अंतर्गत संबंधों को वह 3 प्रकार से संबंध बताया है। वी के ग्रेकुनास ने संबंध 3 प्रकार से उच्च और अधीनस्थों के बीच संबंध 3 टाइप के बताए हैं। एक प्रत्यक्ष संबंध यानी ए और बी के बीच संबंध, ए उच्च अधिकारी है, बी अधीनस्थ, बी सी डी अधीनस्थ है, तो उसके प्रत्यक्ष संबंध। एक प्रत्यक्ष वर्ग संबंध, तीसरा है तिरछे संबंध। 3 टाइप के संबंध बताए हैं, यानी स्पान ऑफ कंट्रोल के लिए ध्यान जो बांटा जाता है तो ध्यान 3 तरीकों से बढ़ता है, प्रत्यक्ष व्यक्ति के संबंध, प्रत्यक्ष वर्ग संबंध और तिरछे संबंध। ग्रेकुनास ने इन संबंधों को एक फार्मूला के n ब्रैकेट n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस n माइनस 1 यानी n यानी प्रबंध एवं अधीनस्थों के संबंधों की संख्या को निर्धारण के लिए n यानी अधीनस्थों की संख्या एक फार्मूले के अंतर्गत प्रत्यक्ष व्यक्ति के संबंध, प्रत्यक्ष वर्ग संबंध और तिरछे संबंध के रूप में बताया है। प्रबंध के विस्तार यानी स्पान ऑफ कंट्रोल को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? प्रभावित करने वाले तत्व जैसा कि मैंने पीछे बताया है, प्रतिनिधायन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ डेलीगेशन ऑथोरिटी। एक प्रतिनिधायन से मतलब है उच्च अधिकारी का अपने अधिकारों को अधीनस्थों को सौंपना। कई अधिकारी हर अधिकार अपने पास रखते हैं और संकोच या अपने अधीनस्थों के प्रति विश्वास यानी उनकी योग्यता पर शक यानी उसकी योग्यता की कमी की वजह से अपने सारे काम स्वयं निपटाते हैं, न कि अधीनस्थों को देते हैं। तो अधीनस्थों को काम सौंपना, प्रतिनिधान करना या भारार्पण करना, अपने अधिकारों को अधीनस्थों को सौंपने की जो क्वालिटी है वो निर्धारित करती है स्पान ऑफ कंट्रोल को, यानी अधीनस्थों की संख्या को। संगठनात्मक नियोजन यानी आपके संगठन का ढांचा, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है उसकी नीतियाँ कैसी है, उनके कार्यक्रम प्रोसीजर क्या है, उनके नियम क्या है, कितनी पारदर्शिता है, कितनी स्पष्टता है, ये भी निर्भर करता है उच्च और अधीनस्थों के बीच की संख्या का निर्धारण में। संवहन यानी संवहन से मतलब है कि उच्च और अधीनस्थों के बीच में आपकी वार्ता, आपके आदेश निर्देश का तरीका, आपके संचार की किस टाइप की व्यवस्था है, कितना प्रभावशाली तरीका है, ये भी निर्धारित करता है प्रभावशीलता को। स्पान ऑफ कंट्रोल यानी उच्च और अधीनस्थों के बीच संख्या की प्रभावशीलता को का निर्धारण करते हैं। कर्मचारी सहायता, उच्च अधिकारी द्वारा, नेतृत्व द्वारा
अपने अधीनस्थों को प्रेरित करना, उसको योग्य मानना, उसको योग्य बनाना और उनके अंदर एक ग्रुप कोऑर्डिनेशन, यदि समूह की भावना, कोऑर्डिनेशन की भावना, सामूहिकता की भावना को जो पैदा करना, मोटिवेट करना, यह उच्च अधिकारी की जो सहयोग करने की भावना होती है, ये भी निर्धारण करती है स्पान ऑफ कंट्रोल को। यानी इसको प्रभावशाली बनाने के लिए संख्या का निर्धारण में कर्मचारी और नेतृत्व यानी उच्च अधिकारी और अधीनस्थों के बीच संबंधों की बात है। प्रबंधकों एवं अधीनस्थों को अभिप्रेरणा या उसकी योग्यता क्या है और उसका कितना उच्च अधिकारी कितना एफिशिएंट है और अधीनस्थ अधिकारी कितने एफिशिएंट है, दोनों की एफिशिएंसी और दोनों की निष्ठा, एक दूसरे के प्रति निष्ठा भी अपने आप में निर्धारक तत्व है प्रबंध के विस्तार के मामले में, स्पान ऑफ कंट्रोल के मामले में। और नेक्स्ट लास्ट है कार्य की प्रति नेचर ऑफ वर्क कैसा है। जैसा नेचर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जहाँ तकनीकी आवश्यकता ज़्यादा है, जहाँ प्रत्यक्ष देख रेख की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वहाँ स्पान ऑफ कंट्रोल कम होगा। स्पान ऑफ कंट्रोल यानी वाइड होना चाहिए या नैरो होना चाहिए, इस संबंध में संगठन का आकार, संगठन का उद्देश्य, कार्यविधि, जैसा कि ऊपर बता चुका हूँ, विस्तार जितना अधिक होगा उतने ही प्रबंध के स्तर कम होंगे। यानी विस्तार यानी एक अधिकारी के नीचे बहुत सारे अधिकारी होते हैं तो उनकी नीचे क्या कहना चाहिए, प्रबंध की स्तर जो है वो कम होंगे। और इसके साथ ही उल्टा ये हो जाएगा कि विस्तार जितना कम होगा उतने ही प्रबंध के स्तर ज़्यादा होंगे। अब संकुचित प्रबंध नियंत्रण यानी स्पान ऑफ कंट्रोल का जो नैरो है उसके क्या गुण हैं। यदि छोटा होगा, कम अधिकारी, एक उच्च अधिकारी के अंडर में एक उच्च अधिकारी के अंतर्गत उसके नियंत्रण में यदि कम लोग होंगे तो क्रमबद्ध ढंग से कार्य होगा, कर्मचारियों में एकता की भावना आएगी। संकुचित प्रबंध है तो उसके लिए यानी नैरो स्पान है, कार्य की क्षमता, समूह की अधिकता, समूह में संख्या ज़्यादा होगी, निर्णय एवं समन्वय का क्रमबद्ध तरीका होगा, उच्च और अधिकारियों तक सरल पहुंच होगी। और इसी संकुचित प्रबंध या संकुचित नियंत्रण की सीमा के दोष के अंतर्गत विस्तार, नौकरशाही, अप्रत्यक्ष लागतें लगेगी, निर्णयों में लाल फीताशाही आएगी, लक्ष्यों में लगाव की भावना, स्वतंत्र अधीनस्थों की कठिनाई, अधिकारियों पर अधिक निर्भर रहना पड़ेगा, ये इसके दोष है। अंततः ये संस्था के आकार, स्पान ऑफ कंट्रोल जो है वो संस्था के आकार, पद की स्थितियों का स्वरूप तथा क्षमताओं के यानी नेतृत्व, उच्च और अधीनस्थों की क्षमताओं के आधार पर अलग अलग भिन्न हो सकते हैं। एक ही टाइप का स्पान ऑफ कंट्रोल नहीं हो सकता।